हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सुपर टेट की इस सीरीज में, यूपी सुपर टेट की सीरीज में आप सभी की ये क्लास नंबर 6 होने वाली है। और इस सीरीज में हम सबसे पहले आपके जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उन सभी का आपके सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हमने छठा सब्जेक्ट चूज कर लिया है जिसका नाम है इंग्लिश। तो इंग्लिश के पिछले दोनों पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं हम उन सभी का एनालिसिस करेंगे, उनको समझेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे किस चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम में ज्यादा रहता है और कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। आप सभी कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चन के आंसर मुझसे पहले करने की, ताकि आपको पता चले आपने कितने आंसरों का बिना किसी हेल्प के सही सही आंसर किया है। सो गाइज, करते हैं शुरुआत आज की शानदार क्लास की। बने रहिए लास्ट तक। सो गाइज, करते हैं शुरुआत आज की शानदार क्लास की। बने रहिए लास्ट तक। सो इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है पैसेज के क्वेश्चंस। तो पैसेज है आपके सामने, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उन दोनों का आंसर आपको करना है। फटाफट पैसेज को रीड करते हैं। Poverty is cruel, but it is curable. The only known cure is economic pragmatism instead of woolly ideology. In the field of economic, the tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances for development. Opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skills, and enterprise are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day, but our human resources will never be. इसमें क्या कहा गया है पूरे पैसेज में? कहा है जो गरीबी होती है वो बहुत क्रूर है, लेकिन इसका इलाज संभव है, यानी ये क्यूरेबल है। इसका एकमात्र ज्ञात इलाज क्या है? आर्थिक व्यवहारिकता, न कि उनका न कि सिर्फ विचारधारा, ऊनी विचारधारा। वूली आइडियोलॉजी मतलब ऊनी विचारधारा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विचारधारा के पेड़ पर कभी भी कोई फल नहीं लगा है, ये इनका मानना है। किसका? ये किसकी आइडियोलॉजी है? ऑथर की। हमारे पास अवसर है, जब हम उनका लाभ उठाते हैं तो वे बढ़ जाते हैं, और अगर हम उनकी अपेक्षा कर देते हैं यानी उनको छोड़ देते हैं, उनको मना नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वे मर जाते हैं। कौन? अवसर, अपॉर्चुनिटीज। हमने विकास के लिए अपनी असीम क्षमता को बेयरली ट्रैप्ड किया है, अपनी असीम क्षमता को, यानी अपने पोटेंशियल को। जो हमारी इमेंस मैन पावर है, हमारे सुपर्ब स्किल्स है और इंटरप्राइज है भारत के, वे मिडिल ईस्ट के ऑयल के जैसे है। द ओनली डिफरेंस इज दैट, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ऑयल जो है वो डिप्लीटेड है, यानी एक दिन खत्म हो जाएगा, और हमारे मानव संसाधन कभी खत्म नहीं होंगे। ये इसमें पूरा पैराग्राफ में कहा गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर अपोजिट मीनिंग पूछा है डिप्लीट का, ठीक है। यहाँ पर डिप्लीट का अपोजिट मीनिंग पूछा है, क्या हो जाएगा, यानी एंटोनियम पूछा है। तो डिप्लीट का मतलब हमने समझा कि भाई जिस तरीके से ऑयल डिप्लीटेड हो जाता है, यानी एक दिन खत्म हो जाता है, तो डिप्लीटेड का मतलब खत्म होना। अब इसमें से इसका अपोजिट कौन सा है? ऑप्शन है देखो, रीजेनरेट, यानी पुनर्उत्पादित होना या पुनर्जन्म होना या दोबारा से शुरू होना। तो एक डिप्लीटेड का मतलब खत्म होना और इसका मतलब हो रहा है दोबारा से शुरू होना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के संदर्भ में जो ऑथर है उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? तो इन्होंने देखो यहाँ पर कहा था इस ऑथर ने कि द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैव नेवर बोर एनी फ्रूट, है कि शायद ही कोई फल जो है इससे प्राप्त हुआ हो। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन देखो, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडरेशन, ऐसा उन्होंने नहीं कहा।
हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, बिल्कुल यही सेम बात उन्होंने फ्रूट करके बोली है कि इकोनॉमिक्स जो आइडियोलॉजी का ट्री है हैज़ नेवर बोर जो है एनी फ्रूट, हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका करेक्ट प्रोनाउन, आपको सेंटेंस में फिल करना है। सेंटेंस है हमारा वन शुड लव डैश कंट्री, तो यहाँ पे हिज आएगा, हर आएगा, वंस आएगा या फिर माई आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि यहाँ पे वन प्रोनाउन है, तो यहाँ पर इसी का पॉजिटिव केस आएगा, ठीक है। अगर वन है तो इसका पॉजिटिव केस क्या होता है, वंस होता है। वन शुड लव वंस कंट्री, ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ ही होता कि ही शुड लव, फिर यहाँ पर हीज आ जाता, शी होता तो हर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है प्रोनाउन क्या है, फिर उसी का पॉजिटिव केस हमें इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाय, पूछा है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की साउंड इंग्लिश में कितनी होती है, ये यहाँ पर पूछा है। तो देखो वैसे तो वोवेल्स 5 होते हैं, आप सभी जानते हैं, ई आई ओ यू, और बाकी बचे 21 क्या हो जाते हैं, क्योंकि टोटल 26 लेटर्स होते हैं, बाकी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हुई है किसकी, साउंड की। तो वोवेल्स की कितनी साउंड होती है, 20 साउंड होती है, और जबकि कॉन्सोनेंट की साउंड कितनी होती है, ये होती है 24। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20 एंड 24, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है आपसे कि नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से आपको डायरेक्ट नरेशन जो है वो चूज करनी है। यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है और डायरेक्ट आपको चूज करना है। क्या है यहाँ पर सेंटेंस, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वाज अवे, है ना। अतुल ने इन्फॉर्म किया उसके फ्रेंड को कि वो चाहे तो उसकी बाइक का इस्तेमाल कर सकता है जब वो बाहर होगा। तो अब हमें इसका डायरेक्ट नरेशन देखना है। पहला ऑप्शन है अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू विल मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई वॉज अवे। तो यहाँ पर तो ये जो है गलत दिया गया है, यू कैन यूज जो है वो यहाँ पर करेक्ट होता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यूज माई बाइक व्हाइल आई वाज गो अवे, यहाँ पर ये पैटर्न गलत दिया गया है। So here is your option number C. Atul said to his friend, "You can make use of my bike while I am away." बिल्कुल ठीक है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अतुल said to his friend, अतुल ने अपने दोस्त से कहा कि you can make use my bike while I am away. तुम मेरी बाइक का यूज कर सकते हो जब मैं बाहर रहूंगा या अलग रहूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। एक सेंटेंस दिया है और उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया, आपको बताना है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सोल्व दिस सम, यानी वह काफी इंटेलिजेंट है या भरपूर इंटेलिजेंट है इस सवाल को सोल्व करने के लिए, इनफ है ना, काफी इंटेलिजेंट है। तो ये किस में आ जाएगा, क्या ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल नहीं। एडजेक्टिव तो विशेषता बताने का काम करता है, जैसे कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होगा। नाउन भी नहीं है, नाउन नेम होता है पर्सन प्लेस और थिंग का। प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसका संबंध बताता है, ये प्रीपोजिशन भी नहीं है। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, क्या हो जाएगा, इनफ इज एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर आपसे पूछा है कि गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो देखते हैं सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, हर्मिट क्या है, एक जनजाति है। तो इसमें सब्जेक्ट पूछा है, कहाँ दिया गया है, तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स ए हर्मिट, ये हर्मिट ही यहाँ पर, ए हर्मिट ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस, यहाँ पर वर्ब जो भी दी गई होगी उसको पास्ट टेंस में बदलना है। सी हाइड्स हर फेस फॉर शेम, सी हाइड्स हर फेस फॉर शेम, उसने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया। तो यहाँ पर छुपाना क्रिया है, यानी हाइड्स क्या है, वर्ब है। अब इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करो या चेंज करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड
हिड, है ना। तो यहाँ पर पास्ट में किस तरीके से हम यूज करते हैं, हिड हो जाती है पास्ट में ये वर्ब, हाइड्स को, हाइड का हिड हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको सेंटेंस का टाइप बताना है कौन सा है। हाउ वेल शी सिंग, कितना अच्छा गाती है। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, आप विस्मय हो रहा है या आप अचंभित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपको दिख रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा। कितना आसान है पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ही इज एन यूरोपियन सिटीजन। तो यहाँ पे ई तो आया है, लेकिन ये अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, यूरोपियन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। और एन लगता है हमेशा किसके साथ, वोवेल्स के साथ। आप कहोगे मैम वोवेल्स तो आया नहीं, हमें इसके उच्चारण को देखना है। दैट मीन्स यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट वाली साउंड है य, ठीक है। क्योंकि अगर हिंदी में देखें तो ए ई उ ये होते हैं 11 स्वर, है ना। हमें हिंदी वाले से इसको इसकी साउंड देखनी है, ना कि इंग्लिश वाले से, तब हम इसका आंसर सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर एन की जगह पे ए आता तो ये ठीक हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है। इसी सेम तरीके से यहाँ पर एन 1 रुपी नोट इज रेयर टू फाइंड, गलत हो जाएगा यहाँ पे ए 1 रुपी नोट, क्योंकि वन को हम वे ने ऐसे लिखते हैं, तो वे कोई भी स्वर नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, आई डोनेटेड एन यूनिट, ये भी सी तरीके से गलत हो जाएगा। ए यूनिट आएगा, ए यूनिट से पहले ए आएगा, ना कि एन, ठीक है, क्योंकि यूनिट को हम इस तरीके से लिखते हैं और यह कोई भी स्वर नहीं है। ऑप्शन डी देखो, NFIR वॉज लोग्ड अगेंस्ट हिम। आप कहेंगे कि मैम एफ तो कोई वोवेल है नहीं, इसके पहले एन क्यों है, तो एफ लिखो जरा। हिंदी में कैसे लिखते हैं, एफ ऐसे लिखते हैं एफ, ठीक है, ए एफ एफ ऐसे लिखते हैं। तो ए क्या हो गया, यहाँ पे स्वर हो गया, तो स्वर है तो इसके पहले एन आएगा। इसलिए कहती हूँ हिंदी वाली साउंड से आप इनको पहचानोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अब 2019 वाले सारे इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपने ज्यादा से ज्यादा सही कर लिए होंगे, 10 क्वेश्चन पूछे थे। अब चलते हैं 2018 वाले क्वेश्चंस पर। चलो भाई देखो, अब 2018 वाले पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी, यानी बी का पुल्लिंग क्या होगा ये पूछा है। तो बी का पुल्लिंग क्या हो जाता है, मस्कुलिन जेंडर क्या हो जाता है, ड्रोन हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्रोन। तो ये मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर आपको पता होना चाहिए किसका क्या होगा। अब देन आपको पैसेज दिया गया है और पैसेज से क्वेश्चन बनेंगे, तो फटाफट पैसेज पढ़ लेते हैं। पीपल टेक कार्स एंड अदर रोड व्हीकल्स फॉर ग्रांटेड टूडे, है ना, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं व्हीकल्स को। However, the idea of such vehicles was unheard about 500 years ago. Then in 1478, the artist and inventor Leonardo da Vinci designed a self-propelled vehicle. His drawing showed a boxy open-topped wooden machine with 3 coiled springs would make the vehicle more somewhat like a wind-up toy. Models of Leonardo's vehicle have been made in recent years and are on exhibit in museums in Italy. So यहाँ पर क्वेश्चन बना है, वो डिड लियोनार्डो डा विंसी डिजाइन इन 1478। तो इन्होंने क्या डिजाइन किया था 1478 में। सो यहाँ पर इसको देखने को मिलेगा, the artist and inventor Leonardo da Vinci design a self-propelled vehicle। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2018 में आपके जो क्वेश्चंस थे वो डेस्क्रिप्टिव थे, इसमें ऑप्शंस नहीं थे, आपको खुद से आंसर लिखना होता था ढूंढ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन ए कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स, यानी कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है, उपसर्ग लगाना है, ठीक है। राइट, फ्रेश और टेक में क्या उपसर्ग लगा दे, क्या प्रीफिक्स लगा दे कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो री लगा देने से ये तीनों ही फिर से मीनिंग इनका जो है वो
बनेगा, ये मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे उपसर्ग जुड़ने के बाद यानी प्रीफिक्स जुड़ने के बाद, जैसे री राइट, रिफ्रेश, रीटेक, इस तरीके से ये एक कॉमन प्रीफिक्स हम इन तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है जो ब्लैंक दिया गया है। इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल लगाने से पहले आपको पता है कि भैया वोवेल्स के साथ एन लगता है और बाकियों के साथ ए, और जो पहले से डिटरमाइन होता है उसके साथ द इस्तेमाल करते हैं। तो तीन ही आर्टिकल होते हैं, ए एन द। तो यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो यू, ए ई आई ओ यू आया है वोवेल, तो एन लगा दो। इसी ऐसे सोचते ही आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। आपको मैंने अभी बताया कि इसको हिंदी में लिख के देख लो, यूनिक को कैसे लिखेंगे, यूनिक, ठीक है, यूनिक लिखेंगे। तो यहाँ पर यह की साउंड इसने दी, ना कि यहाँ पर यह की साउंड दी। तो यह एक क्या होता है भैया, स्वर नहीं होता, व्यंजन होता है ना। तो व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ में हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, जबकि वोवेल साउंड से, वोवेल लेटर से नहीं, वोवेल साउंड होनी चाहिए। तो उससे अगर शुरुआत होती है शब्द की, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आपका, इसमें बताना है कौन सी वॉइस में है। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो ये कौन सी वॉइस है, तो जाहिर सी बात है ये एक्टिव वॉइस में ही दिया गया है, क्योंकि यह यहाँ पर स्वयं कार्यकर्ता के द्वारा ये बात या फिर उसके बारे में ही बात की जा रही है। नेक्स्ट है, इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पे पूछा है कि इस सेंटेंस में जो स्वीट आया है ये सब्जेक्ट का पार्ट है या प्रेडिकेट का पार्ट है। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की गई है, और प्रेडिकेट होता है जो बात की गई है ना। उद्देश्य विधेय भी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। सो द मैंगोज यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, और इन द बास्केट आर स्वीट, ये स्वीट और ये लास्ट में जो भी कुछ बचा है ये सब प्रेडिक्ट का हिस्सा है, पार्ट ऑफ प्रेडिक्ट है ना, प्रेडिकेट है, सॉरी प्रेडिकेट। तो ऑप्शन नंबर प्रेडिकेट यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 4 क्वेश्चन और रहते हैं, फटाफट से देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है। सोल्जर ने करेज के साथ, हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी, है ना। तो हिम्मत के साथ, करेज के साथ, साथ मतलब विद करेज, है ना। द सोल्जर फॉट विद करेज। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे देखो, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो, प्रोनाउन से क्वेश्चन पक्का आ रहा है, प्रीपोजिशन से आ रहा है, एडवर्ब भी पूछा गया है ना। और क्या बोलते हैं, आगे देखना, और भी आपको एक्टिव, पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, इनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है, करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है रिपोर्टेड स्पीच में। पहला सेंटेंस है, राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस। अब यहाँ देखो, राहुल टोल्ड मी दैट ही वर्कड इन एन ऑफिस। तो यहाँ पर ही का जो है इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ पर राहुल तो आने से रहा, है ना, तो फिर हम ही का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कंजक्शन से क्वेश्चन पूछा है, कंजक्शन फिल करनी है इस ब्लैंक में। क्वेश्चन पढ़ो, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड डैश फाइन। तो आपने देखा होगा इन दोनों का ना एक साथ कॉम्बिनेशन चलता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा। सेंटेंस में देखते समझ में आना चाहिए कि नॉट ओनली आया तो इसके साथ आगे बट ऑल्सो आना ही है। तो जाहिर सी बात है, ये कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं, जो एक साथ हमेशा चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रीड द कॉम्प्रीहेंशन पोएट्री केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पोएट्री को पढ़ो एंड देन आंसर करना है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ईयर हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, and that one talent which is death to hide, logged with me useless through my soul more bent। तो पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईयर।
तो ईयर का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। ईयर का मतलब क्या होता है? बिफोर। जिसको पता होगा उसी ने किया होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन तो ज्यादातर लोग छोड़ के आए होंगे। तो ईयर का मतलब होता है बिफोर। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। 2019 और 2018 दोनों के हमने इंग्लिश का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको पैटर्न भी पता चला होगा पेपर का कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और रिपीट हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। और हाँ, आपका सपोर्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है क्लास में। क्या ये 4 दिन की ही आपकी जो मेहनत थी वो सिर्फ 4 दिन की थी? मुझसे ज्यादा एक्टिव आपको होना चाहिए। आपका एग्जाम है, आपको तैयारी करनी है, तो फुल सपोर्ट दिखाइए। और मैं क्लासेस भी दे रही हूँ इतनी मेहनत करके, तो आपको उनको जरूर लेना है और उनसे फायदा लेना है, तभी मेरा इन क्लासेस को देने का कोई तुक बनता है। नहीं तो मुझे ये अन्यथा की स्थिति में क्लासेस बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सोच रही थी अभी आपके लिए थ्योरेटिकल क्लासेस भी लाऊं, पर आपका रिस्पॉन्स इन्हीं क्लासेस पर कुछ नहीं है, तो थ्योरी वाली पर तो क्या ही होगा। ठीक है, तो अपना रिस्पॉन्स दिखाइए अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके लिए थ्योरेटिकल क्लासेस तुरंत शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।